मसालेदार बहू। अरे संतोष, क्या बीवी लाया है। अरे पूरा मोहल्ला ताकता रहता है। अरे तो कुंडी लगा कर रखा करना माँ। तेरी भी तो आदत है, घर के खिड़की दरवाजे सब खोल कर रखती है। हाँ हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है ना। अरे जरा बाहर नजर डाल कर देख तेरी बीवी की करतूत। पति संतोष बाहर देखता है, जहां उसकी बीवी छबीली पड़ोसी से बात कर रही थी। अरे छबिली, क्या कर रही हो? अंदर आओ। और ये पल्लू कहाँ जा रहा है? वो गर्मी है ना, तो भाई साहब के पास आई थी। क्यों सक्सेना जी? अरे क्या संतोष, क्या जरा भाभी से बात कर ले तो तेरे तन बदन में आग क्यों लग जाती है रे? तेरी बीवी से मैं बात करता हूं क्या, जो तू आए दिन छबीली के पास रहने का बहाना देखता रहता है? मेरी बीवी, जा कर ले बात। अरे उससे तो हम ही बात नहीं करते। क्यों भाभी जी? कुछ भी। आपकी बीवी भी ना, जब देखो या तो बच्चा या तो घर। अरे दुनिया में और भी बहुत कुछ है। अब क्या बताऊं, मेरी बीवी के पास से ना मसाले की ही बदबू आती है। तभी सक्सेना जी की बीवी, ए जी नाश्ता बना दिया है गर्मा गर्म, खा लीजिए। सुबह से मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं, जरा कुछ दे दो ना खाने के लिए। अपनी माँ को बोलो, बना देगी। सिर्फ खाना बनाने के लिए लेकर आए हो क्या इतनी हॉट बीवी? क्यों सक्सेना जी? सक्सेना, जिसे छबीली जैसी ही बीवी चाहिए थी वो तो। सही बात है भाभी जी। अच्छा मैं चला खाने, खाकर मिलता हूँ। आप तो यही है ना? अरे संतोष जी, आंटी जी, मैंने ये सांभर चावल बनाए हैं, आप लोग भी ले लीजिए। वो ढेर सारा खाना छबीली को भी देती है। अरे सांभर तो मेरा फेवरेट है। रंग भी दाल का कितना अच्छा है। अरे बहू सीखती क्यों नहीं सक्सेना की बीवी से खाना बनाना? मैं भी कहता हूँ इससे, जरा छबीली भाभी की तरह चटक रहना सीख लो। लेकिन नहीं जी। मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता है जी। खैर, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह। क्या बात है संतोष, सुबह के 5 बजे खिड़की में क्यों खड़ा है? देख तो माँ, सक्सेना की बीवी नहा धोकर साड़ी पहनकर सर पर पल्ला कैसे तुलसी को दिया जला रही है। मैं भी बाहर जल चढ़ाने गई थी तो देखा। हमारी किस्मत में कहाँ ऐसी बहू है। तभी छबीली नाइट सूट में खड़ी हो जाती है। ओह, जिम जाने का वक्त हो गया है। मेरा जूस कहाँ है? अरे छबीली, नहा लो, पूजा कर लो। पागल समझा है क्या? मैं नहीं कर सकती ये सब। छबीली चली जाती है जिम, लेकिन उसके जाने के बाद। देख बेटा, बहू को सबक तो सिखाना ही होगा। कितने टाइट कपड़े पहने हैं। चल माँ, कपड़े मायने नहीं रखते, लेकिन ये साड़ी भी ऐसे पहनती है कि पूरी कमर दिखाती है। फिर जाकर पड़ोसियों के साथ खड़ी हो जाती है। ना घर की चिंता, ना बच्चों की चिंता। अरे बेटा, तू तो ऑफिस चला जाता है, सारा दिन ये मेरे सर पर बैठकर ही करती रहती है। अरे फोन पर रहेगी या फिर बाहर घूमेगी। तंग आ गई हूं मैं इससे। तभी घर की घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है सक्सेना की बीवी। अरे आओ आओ बिटिया, ये सर पर पल्लू क्यों रखती हो? तुम्हारी सास तो यहाँ नहीं रहती। वो क्या है ना आंटी जी, आप भी तो सास जैसी ही है। काश ये आपकी सास होती। कैसी बात कर रहे हैं? वैसे भी हम यहाँ आप लोगों को शिकायत करने आए हैं। वो क्या है ना, भाभी जी के साथ इन्होंने जिम लगा दिया है। दोनों साथ में स्कूटर पर चिपक कर जाते हैं और देर से आते हैं। हमें ना ये सब ठीक नहीं।
अगले रोज से ही, मैं जिम चली। और मैं सक्सेना जी के घर। वो क्या है ना, भाभी जी ने नाश्ते पर बुलाया है। अच्छा, लेकिन सक्सेना तो रहेगा नहीं, फिर आप? अरे तभी तो जा रहा हूँ। कितनी चिकनी और गोरी गोरी है भाभी जी, अपने हाथ से नाश्ता परोसेगी, गर्मा गर्म। अम, क्या है ना, आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ। तुम्हें आलू पूड़ी पसंद है ना, तो चलो वही बना देती हूँ आज। थोड़ी देर बाद सास आती है। भूख लगी है, घर पर तो कुछ होगा नहीं, मैं जरा पास में सक्सेना की बीवी के घर जाकर आती हूँ, वहीं कुछ अच्छा खा भी लूंगी। तभी छबीली सामने पूरी प्लेट में खाना परोस देती है। लीजिए, नाश्ता करिए, मैं गर्मा गर्म पुड़िया बना रही हूँ। क्या बात है, आज तो जिम नहीं गई? संतोष और माँ एक दूसरे की ओर देखते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सक्सेना अपनी बीवी से कहता है, अरे ये क्या पहना है? वो जीन्स कल ही खरीदी, कैसी लग रही है? वो ना संतोष जी बोल रहे थे कि कल से पार्क में हम दोनों वॉक पर जाएंगे, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ जी। क्या, वो पार्क में लेकर जाएगा तुझे? अरे तू मेरी बीवी है। अच्छा, और जो तुम लेकर जाते हो उसकी बीवी को जिम, वो सब ठीक है का? अरे मेरी प्यारी बीवी, क्यों नाराज हो रही हो? आज तो नहीं गया ना उसके साथ, देख यहीं तो हूं तेरे पास। चल, जा जाकर जल्दी से नाश्ता लगा दे। वो तो मैंने बनाया ही नहीं। वो क्या है ना, मैं भी छबीली जैसी बनने की कोशिश कर रही हूँ। अरे कैसी बात कर रही है? नहीं 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 नहीं, तू मेरे लिए जैसी भी है बेस्ट है। तभी घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है संतोष। यहाँ क्या लेने आए हो? हैं? लेने नहीं आया हूँ, ये साड़ी देने आया हूँ भाभी जी को। तभी सक्सेना की बीवी आती है। अरे संतोष जी, आइए आइए ना। अरे ये क्या पहन रखा है भाभी जी? आप पर तो साड़ी ही अच्छी लगती है। ये लीजिए साड़ी, आपके लिए हम लेकर आए हैं खास। अरे नहीं चाहिए ये साड़ी वाड़ी। और साड़ी पहनाने का शौक है तो अपनी बीवी को पहना ना। सारा दिन उल्टे पुल्टे कपड़े पहनकर मोहल्ले में घूमती रहती है। मेरी सीधी सादी बीवी को भी अपनी बीवी जैसा बना देगी। चल जा यहाँ से। बस फिर क्या था, सामने खड़ी होती है छबीली। अच्छा सक्सेना जी, क्या गलत है मेरे अंदर? वैसे तो भाभी जी करते रहते हैं। अरे वो तो बस टाइम पास। मेरी बीवी को देखिए, अच्छा कपड़ा पहनती है, घर पर ध्यान रखती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। आपकी तरह नहीं हवा हवाइया। चलिए निकलिए यहाँ से। संतोष और छबीली घर आ जाते हैं। माफ कर दीजिए जी, मैंने एडवांस सोच के चक्कर में घर ही खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर अब ये साड़ी कौन पहनेगा? और कौन जी, मैं पहनूंगी ना। माथुर साहब के घर के पास वाले घर में शर्मा जी रहा करते थे। शर्मा जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। माथुर साहब और शर्मा जी के परिवार में आपस में बहुत प्यार और दोस्ती थी। एक दिन शर्मा जी माथुर साहब के घर आए। नमस्कार माथुर साहब, कैसे हैं आप? अरे अरे शर्मा जी, आइए आइए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ भाई? आप जैसे पड़ोसी हो तो मिलकर मन बड़ा खुश हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरा भी मानना है माथुर साहब। कितने साल हो गए एक दूसरे का पड़ोसी बने हुए, लेकिन हम दोनों के परिवार में कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। अरे भगवान हमारे दोनों के परिवारों में इसी तरह का प्यार बनाए रखे। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताने आया था। हाँ हाँ शर्मा जी, निसंकोच बताइए क्या बात है। वो क्या है ना माथुर साहब, आप तो जानते हैं मेरा बेटा विदेश में रहता है। कल ही उसका फोन आया था, बहू को बच्चा होने वाला है। तो मैं और मेरी पत्नी 6 महीने के लिए अपने बेटे के पास जा रहे हैं। अरे भाई शर्मा जी, आप तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे आपकी बड़ी याद आएगी।
और 6 महीने तक आपका खाली घर देखकर मेरा तो मन ही नहीं लगने वाला। यही तो आपको बताने आया था, हमारा घर खाली नहीं रहेगा। क्या मतलब? क्या कोई रहने के लिए आने वाला है? हाँ, वो क्या है ना, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। उनको कुछ महीने के लिए इस शहर में रहना था, उनका कुछ काम है। मैंने सोचा मैं भी विदेश जा रहा हूँ, तो क्यों ना अपना घर उन्हें देकर चला जाऊं। इसी बहाने घर भी खाली नहीं रहेगा। आपका ख्याल तो बहुत अच्छा है। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम आपके घर और आपके मेहमान दोनों का ख्याल रखेंगे। कुछ दिनों के बाद माथुर साहब अपने बेटे के पास विदेश चले जाते हैं और माथुर साहब की दूर का रिश्तेदार राधे श्याम उनके घर में रहने के लिए आ जाता है। राधे श्याम की पत्नी का स्वभाव बहुत ही खराब था। एक दिन उसने सुबह सुबह माथुर साहब के घर के ठीक बाहर बहुत सारा कचरा डाल दिया। अरे बहन जी, ये आपने क्या किया? अपने घर का सारा कचरा मेरे घर के बाहर क्यों फेंक दिया? और भला मैं आपके घर के सामने कचरा क्यों फेंकने लगी? हवा से उड़कर आ गया तो भला इसमें मेरी क्या गलती? मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप ये कचरा थैली में बांध कर भी तो रख सकती थी ना। थोड़ी देर बाद कचरे वाला आएगा, उसे दे देना चाहिए। अरे जाइए जाइए, मुझे मत सिखाइए क्या सही है और क्या गलत। आप जैसे पड़ोसियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। राधे श्याम की पत्नी की बात सुनकर माथुर साहब की पत्नी अपने घर के अंदर आ गई। अजी सुनते हो, शर्मा जी के जो रिश्तेदार उनके घर रहने आए हैं, उनकी पत्नी का स्वभाव तो बड़ा ही खराब है। मैंने जरा सा कचरा फेंकने के लिए मना किया तो मुझसे लड़ाई करने लगी। सही कहती हो, जब से ये लोग रहने आए हैं जीना मुश्किल कर दिया है। सौतेली पड़ोसी है ना। अरे सौतेला तो बेटा होता है, बेटी होती है, माँ बाप होते हैं। अभी सौतेले पड़ोसी का क्या मतलब है? अरे भाई, शर्मा जी हमारे पड़ोसी थे। अब उनकी जगह उनका कोई रिश्तेदार यहाँ आकर रहेगा और गलत व्यवहार करेगा तो मैं तो उसे सौतेला पड़ोसी ही कहूंगा ना। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आप भी ना कमाल की बातें करते हैं कभी कभी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि राधे श्याम के घर से म्यूजिक का बहुत तेज शोर आने लगता है। रात के 11 बजे परेशान होकर माथुर साहब ने राधे श्याम के घर की घंटी बजाई। अरे राधे श्याम जी, रात के 11 बज चुके हैं और मेरी बेटी का कल एग्जाम है। अगर आप म्यूजिक की आवाज थोड़ी कम कर देते तो अच्छा होता। एग्जाम आपकी बेटी का है ना, मेरा तो नहीं ना। अरे मैं क्यों म्यूजिक की आवाज कम कर लूंगा? मेरे घर में पार्टी चल रही है, पार्टी मेरे बेटे के जन्मदिन की है, तो मैं तो अपने बेटे का जन्मदिन मनाऊंगा ना। अरे मैं मानता हूँ आपकी बेटे का जन्मदिन है राधे श्याम जी, लेकिन इसी तरह तेज आवाज में गाने चलते रहे तो मेरी बेटी का एग्जाम खराब हो जाएगा। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? अपने बेटे का जन्मदिन भी ना मनाओ, जाइए अपने घर जाइए। माथुर साहब दुखी होकर अपने घर लौट आते हैं और सारी बात अपनी पत्नी को बता देते हैं। रोज किसी न किसी बात पर राधे श्याम माथुर साहब और उनकी पत्नी को परेशान किया करते थे। कुछ दिनों के बाद माथुर साहब को किसी काम से अपने परिवार के साथ 2 दिन के लिए बाहर जाना था। राधे श्याम जी, मैं जरा अपनी पत्नी और बेटे के साथ 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है माथुर साहब, कोई बात नहीं, आराम से जाइए, आराम से आइए। वो क्या है ना भाई साहब, मेरी बेटी का एक जरूरी कागजात डाक से आने वाला था। अगर आप उसे संभाल कर रख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। और क्यों नहीं बहन जी, आप चिंता ना करें। आपके घर कोई भी डाक आएगी तो मैं उसे संभाल कर रखूंगी। जाइए आराम से। माथुर साहब अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर से बाहर चले जाते हैं। 2 दिन के बाद जब लौट कर आते हैं, बहन जी मेरी बेटी का कागज डाक से आने वाला था, मैंने बताया था ना आपको। आया है क्या? अरे क्या बताऊं, मैं 2 दिन से सर में इतना दर्द था कि किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाए। अरे आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या डाकिया कोई डाक लेकर आया था?
हाँ, आया तो था, आपके घर की घंटी भी बजाई थी, उसके बाद हमारे घर पे आया था। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने तो डाक लेने से मना कर दिया। ये आपने क्या किया बहन जी? उस डाक में मेरी बेटी के एडमिशन के कागज थे। अगर वो हमें नहीं मिले तो मेरे बेटी को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या चाहती है? मैं खराब तबीयत में भी आपके दरवाजे पर बैठकर आपकी डाक आने का इंतजार करती। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है बहन जी। तभी वहां माथुर साहब आ जाते हैं और अपनी पत्नी और राधे श्याम की पत्नी की बातें सुन लेते हैं। रहने दो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये हमारे पड़ोसी नहीं, सौतेले पड़ोसी हैं। इन्होंने हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया है जैसा कोई सौतेला करता है। अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक उसी वक्त माथुर साहब के पास एक आदमी आता है जो उनके घर से कुछ दूरी पर ही रहा करता था। अरे माथुर साहब, आपके घर के बाहर ये लिफाफा पिछले 2 दिन से पड़ा हुआ था। मुझे लगा कुछ जरूरी कागज होगा, इसलिए मैं उठाकर अपने घर ले गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप जानते नहीं आपने हमारी कितनी मदद की है। वरना अगर सौतेले पड़ोसी के भरोसे रह जाते तो मेरी बेटी का तो एडमिशन ही नहीं हो पाता। मोनिका के बेटे को एक गांव की लड़की से प्यार हो जाता है और मोनिका मॉडर्न जमाने की है, तो वो अपने बेटे की लव मैरिज करा देती है। शादी के बाद का पहला दिन, जहां मोनिका अपनी बहू पूजा से कहती है, पूजा बेटा, जरा मेरे कमरे में आना। साथ में केशव को भी ले आना, कुछ देना है तुम दोनों को। पूजा और केशव तुरंत मोनिका के कमरे में पहुंचते हैं। जी माँ जी, कही आपने बुलाया, हमें कोई काम था क्या? पूजा बेटा, पहले तुम मुझे माँ जी बुलाना बंद करो। मैं भी तुम्हें बेटा बुलाती हूँ। तुम मुझे मम्मी या मॉम बोला करो। केशव भी तुम मुझे मॉम कह के ही बुलाता है। मॉम, ये तो मैंने पूजा को हमारी फर्स्ट नाइट में ही बता दिया था, लेकिन पूजा का आंसर था कि ऐसे अपनी सास को मॉम बोलना अच्छा नहीं लगता है उसे। अच्छा, लेकिन पूजा बेटा, अब तो तुम्हारी सास खुद तुमसे कह रही है ना, अपनी सास की बात तो मानोगी ना तुम? और अब मुझे माँ जी नहीं बुलाओगी। लेकिन सारी बहू तो अपनी सासू माँ को ऐसे ही बुलाती है ना। हाँ, ऐसे ही बुलाती होंगी, लेकिन तुम मुझे मम्मी बोला करो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी जी। वैसे मैंने तुम दोनों को यहाँ ये मालदीव्स की टिकट देने के लिए बुलाया था। ये लो केशव बेटा, ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। मॉम, मैं तो सोच ही रहा था हनीमून प्लान करने का, आपने तो पहले ही कर दिया, वो भी मालदीव। सच में ये तो बहुत अच्छा किया, मैं भी मालदीव जाने की सोच रहा था। आप माँ जी के आगे ये हनीमून की बात कैसे कर सकते हो? माँ जी क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में? थोड़ी तो शर्म करो आप। अरे बेटा, तुम शर्मा क्यों रही हो? ये सब तो कॉमन है। ये तुम दोनों की घूमने फिरने की उम्र है। बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। इसमें शर्माना क्या? माँ जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि अभी हमारी शादी हुई है तो हमें सबसे पहले माता रानी के दरबार जाना चाहिए ना। हम वैष्णो देवी चलते हैं ना, पूरा परिवार। पूजा, तुम क्या बोल रही हो ये? अरे हनीमून के लिए वैष्णो देवी कौन जाता है? थोड़ा तो मॉडर्न बनो तुम भी। पूजा केशव की बात सुनकर चुप हो जाती है और अपना सामान पैक करती है। उन दोनों की शाम 8 बजे की फ्लाइट है। अब 6 बज चुके थे, लेकिन मोनिका अपने फ्रेंड्स के साथ थी। पूजा ने सोचा था कि मम्मी आएंगी, उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे, लेकिन मोनिका तो 7 बजे तक नहीं आ पाती और उन्हें बिना मिले ही दोनों को निकलना पड़ता है। अब रास्ते में पूजा केशव से कहती है, केशव जी, मम्मी जी की तो अब उम्र हो गई है, फिर भी वो देर रात तक पार्टी करती हैं अपने दोस्तों के साथ। अब तो उन्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और देखो ना, हम भी बिना मम्मी जी के आशीर्वाद ही निकल पड़े। जो मॉम को पसंद है वही करेंगे ना। अब क्या मॉम तुम्हारे हिसाब से चलेगी? उनको जो अच्छा लगता है करने दो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना, उन पर क्यों ध्यान दे रही हो?
ठीक है जी। पूजा और केशव के हनीमून पूरा होने के बाद दोनों घर वापस आते हैं। सोनिया, पूजा की ननद, जिसने स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, ये देखकर पूजा अपनी ननद के पास जाती है। सोनिया दीदी, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? और वो भी इतने छोटे कपड़े। कपड़े क्या कम पड़ गए हैं आपके पास? वैसे तो घर में जीन्स टी शर्ट पहन के घूमती हो, पूरा बदन भी ढका हुआ होता है, और अब बाहर जा रही हो तो ये पहना है। भाभी, आज मेरे कॉलेज में फेस्ट है तो वहीं जा रही हूँ। और घर में इंसान कैसा भी रहे, बाहर तो उसे बन ठन के ही जाना चाहिए। इम्प्रेशन अच्छा जाता है सामने वाले पर। अच्छा, पर कुछ तो ठीक से कपड़े पहन लो सोनिया दीदी। ये क्या पहन रखा है? 4 लोग आपकी नंगी टांगों को देखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? भाभी, आजकल मॉडर्न जमाना है, सब ऐसे ही पहनते हैं। ठीक है, चलती हूँ मैं। अब आप गवार हो तो इसमें हमारी क्या गलती? इतना मॉडर्न ससुराल मिला है लेकिन फिर भी कुछ सीखना नहीं आपको। ननद जी, बुरा मत मानना, लेकिन ये कोई मॉडर्न वॉर्डन नहीं होता। ये तो गलत बात होती है। अरे मॉडर्न के नाम पर आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं। अब भाभी, मैं आपको बोलो भी तो क्या बोलो? अब आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन मॉडर्न विद संस्कारी हैं हम लोग, और हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करती ये सब। पूजा सोनिया को तब तक देखती रहती है जब तक वो दरवाजे से बाहर नहीं चली जाती, और मन ही मन कहती है, यार कैसे सब, कैसे कपड़े पहनते हैं, देर रात तक पार्टी करते हैं, और ससुर जी और केशव तो कुछ बोलते ही नहीं, बल्कि वो दोनों तो इनका साथ दे रहे हैं। पूजा को अपना मॉडर्न ससुराल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और वो इसलिए अपने ससुराल में हर किसी को टोकती रहती। लेकिन पूजा के ससुराल वाले काफी अच्छे लोग थे। वो लोग पूजा के टोकने के बाद भी उसे कुछ नहीं कहते हैं। एक दिन मोनिका अपने ऑफिस कलीग राजेश के साथ बैठकर काम कर रही होती है और हंस के बातें भी कर रही होती है। राजेश जैसे ही मोनिका के कंधे पर हाथ रखता है, तुरंत वहां पूजा आती है और राजेश को एक जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती? इतनी उम्र हो गई है फिर भी किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अरे लेकिन मैंने क्या किया? तुमने मुझ पर बिना बात के ही हाथ उठा दिया। मोनिका, तुमने अपनी बहू को मैनर्स नहीं सिखाया क्या? अपने बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है? मैनर्स की तो आपको जरूरत है। किसी के घर में काम के बहाने आते हो और यहाँ वहाँ हाथ रखते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी माँ जी के कंधे पर हाथ रखा। बहू, तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। एक बार हम बैठ के बात कर लेते हैं, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। माँ जी, आप इनकी तरफदारी कर रही हो और मुझे गलत बता रही हो। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? बहू, यहाँ बात झूठ और सच की नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि तू सोच गलत रही है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और मुझे इस पे कुछ गलत नहीं लगता कि इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? कोई पराया मर्द आपके कंधे पर हाथ रख रहा है, इस पे आपको कोई परेशानी नहीं? बहू, गुड टच और बैड टच नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे अगर किसी का टच बैड लगेगा तो उसे मैं भी जवाब दे सकती हूँ। उसके लिए मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मॉडर्न हूं और अपना भला बुरा अच्छे से जानती हूँ। तू भी अपनी सोच में थोड़ा बदलाव ला बहू। अपनी सास की बात सुनकर पूजा वहां से गुस्से में चली जाती है। अपने मॉडर्न ससुराल में रहने के बाद भी पूजा में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। कई दिनों तक यही चलता है। कुछ दिनों बाद जब पूजा के ससुर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी समय मोनिका काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई होती है। पूजा अपने ससुर की पैरों की पट्टी बदल रही थी, तब कहती है, ये कैसा ससुराल है पापा जी, जहाँ एक पत्नी को अपने पति की कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ पति का एक्सीडेंट हो गया है और पत्नी को घूमने की पड़ी है। बहू, तेरी सास को बहुत जरूरी काम था, तभी तो गई है वो, वरना ऐसी हालत में मुझे छोड़कर थोड़ी ना जाती। उससे भी मेरी उतनी ही चिंता है जितनी तुझे है। पापा जी, ये तो आप कह रहे हो ना,
जिस इंसान को अपने पति की चिंता होती है ना, ऐसी हालत में अपने पति को अहमियत देता है, ना कि पैसों को। लेकिन माँ जी का क्या है, वो तो मॉडर्न है ना, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करती है, भले ही पति की कुछ भी हालत हो। बहू तो अपना खून मत जला। तेरी सास सच में बहुत फिक्र करती है, रोज फोन करती है, मेरा हाल चाल लेती है। पापा जी अगर फिक्र होती ना, तो मैं यहाँ आपकी पट्टी नहीं करती, बल्कि माँ जी कर रही होती। पूजा इतना बोलकर पट्टी करके वहां से चली जाती है। शिल्पी और प्रणव की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। शिल्पी के 2 भाई थे, माधव और राघव, लेकिन प्रणव अपने घर का इकलौता बेटा था। शिल्पी बार बार अपने मायके जाया करती थी। प्रणव के कई बार समझाने पर भी शिल्पी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जरूरत से ज्यादा मायके जाने से मायके में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या शिल्पी, तुम 1 साल में कम से कम 10 बार मायके जा चुकी हो। अरे, लोकल मायका होने का फायदा तो होगा ही ना। और वैसे भी मायके जाती हो तो काम भी नहीं करना पड़ता ना, सारा काम भाभियां कर लेती है। ऊपर से गॉसिप हो जाती है, वो अलग। गॉसिप? कैसी गॉसिप शिल्पी? अरे प्रणव, 2 भाभियां है ना, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी कल की ही बात सुनो, बड़ी भाभी अपने लिए ज्वेलरी खरीद कर लाई और मम्मी को बताया ही नहीं। तो क्या? तो क्या मतलब? अरे दोनों भाइयों का बिजनेस साथ में है, ऐसे में अगर एक भाभी महंगी ज्वेलरी खरीदेंगी तो दूसरी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? हाँ तो ठीक है ना, दूसरी भाभी को नहीं बताना चाहिए, वरना दोनों में वैसे ही झगड़ा हो जाएगा। अरे झगड़े की क्या बात है, मैंने तो अपनी छोटी भाभी को बस ये सलाह दी कि अगर बड़ी भाभी अपने लिए गहने ला सकती है तो उनका भी पूरा अधिकार बनता है अपने लिए गहने लाने का। ये तुमने ठीक नहीं किया शिल्पी। अरे लेकिन इस पे गलत क्या है? अरे अभी नहीं, तुम्हें बाद में चलेगा कि इसमें गलत क्या है। प्रणव अपनी पत्नी शिल्पी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शिल्पी की समझ में कोई बात नहीं आती। वो बार बार अपने मायके जाती रहती है और वहां जाकर कुछ न कुछ गॉसिप करती रहती है। एक दिन जब शिल्पी गई हुई थी और वापस लौटी तो उसकी सास रमा ने उसे अपने पास बुलाया। शिल्पी बेटा, जरा इधर तो आओ मेरे पास। जी मम्मी जी, क्या हुआ बताइए ना। या आज शॉपिंग किस लिए करके आई हो, कुछ खास है क्या? हाँ मम्मी जी, मेरी छोटी भाभी का बर्थडे है तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। कल सुबह मायके जा रही हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है बात बात पर मायके जाने की। लेकिन मम्मी जी, अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही नहीं जाना, मैंने कहा ना, इसलिए। अरे मम्मी जी, मैं शाम तक लौट आऊंगी ना। नहीं बहू, अब से तुम ये बार बार बात बात पर मायके नहीं जाओगी। अपनी सास की बात सुनकर शिल्पी नाराज हो जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। शाम को जब प्रणव ऑफिस से लौट कर आता है तो शिल्पी को नाराज देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो शिल्पी से इसकी वजह पूछता है और शिल्पी उसे अपनी सास की सारी बात बता देती है। ये सुनकर एक बार के लिए प्रणव को भी अजीब लगता है कि इससे पहले तो रमा जी ने कभी शिल्पी को मायके जाने से मना नहीं किया था, लेकिन अब अचानक कैसे मना कर दिया। प्रणव अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ माँ, आपने शिल्पी को मना क्यों कर दिया? अरे बेटा, इस तरह बार बार मायके जाना ठीक बात नहीं है। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हमारी बहू रोज रोज अपने घर जाकर बैठ जाए। क्या बात है मम्मी, कुछ हुआ है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ बेटा, लेकिन कल को कुछ हुआ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बात क्या है मम्मी? अरे बेटा, मैंने कहा ना, वो नहीं जाएगी मायके, तो नहीं जाएगी। इस तरह रमा जी के मना करने पर शिल्पी अपने मायके नहीं जाती, लेकिन अब वो सारा दिन फोन पे अपने मायके वालों से बात करती रहती और इस बात का पता रमा जी को चल जाता है। वो कई बार इस बात के लिए शिल्पी को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो समझती ही नहीं। आखिर में रमा जी थक जाती है और शिल्पी से कुछ कहना ही बंद कर देती है। कुछ महीनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त शिल्पी अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, अब तो पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मुझे अपने घर जाना है। हाँ मम्मी, अब तो शिल्पी को जाने दीजिए।
देखो बहू, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ से मिलना है मम्मी जी, आप मुझे जाने दीजिए ना, वरना मैं आपकी परमिशन के बिना ही चली जाऊंगी। इस बार रमा जी के लिए शिल्पी को रोकना मुश्किल हो जाता है और वो उसे जाने देती है। शिल्पी जब अपने मायके के घर में पहुंचती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके मायके में पहले एक रसोई हुआ करती थी, लेकिन अब उसके दोनों भाइयों की रसोइयां अलग अलग हो चुकी थी और उसके माँ पापा को एक वक्त का खाना एक के घर तो दूसरे वक्त का खाना दूसरे भाई के घर खाना होता था। अरे मम्मी, ये सब क्या हो गया? ये दोनों भाभियां अलग अलग कैसे हो गई? अब क्या बताऊं बेटा, इन दोनों के आए दिन के झगड़ों की वजह से दोनों भाइयों के बीच भी लड़ाई रहने लगी। इसलिए मैंने और तेरे पापा ने दोनों को अलग करना ही सही समझा। मम्मी, अगर मैं सही टाइम पे यहाँ आ जाती ना तो मेरे मायके का बंटवारा नहीं होता, लेकिन मेरी सास ने मुझे पिछले 2 महीने से आने ही नहीं दिया। बेटा पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को क्या हो गया। अरे कुछ दिन पहले तक सब कितने प्यार से रह रहे थे, अब देखो सब अलग अलग हो गए। मम्मी, आप कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं अब बात करने का। अभी तू जाएगी तो तुझे भी उल्टा सीधा सुना देगी। मम्मी, साफ साफ बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? तेरी दोनों भाभी आपस में लड़ रही थी, इसकी बात उधर उसकी बात इधर, जाने कैसे दोनों के अंदर की बातें एक दूसरे तक पहुंच गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। अब शिल्पी को इस बात का एहसास हो जाता है कि कई बातें तो उसने ही एक दूसरे तक पहुंचाई थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से अपने ससुराल आ जाती है। सास और प्रणव के पूछने पर भी शिल्पी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब शिल्पी अपने मायके जाना छोड़ देती है और ये देखकर रमा जी और प्रणव को आश्चर्य होता है। प्रणव और रमा जी के कहने पर भी शिल्पी अपने मायके नहीं जाती। एक दिन रमा जी शिल्पी को अपने पास बुलाती हैं और उसे एक बात बताती है, जिसे सुनकर शिल्पी हैरान रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है और ये भी पता चल जाता है कि रमा जी पहले उसे मायके जाने से क्यों रोक रही थी। आगे क्या हुआ? शिल्पी मायके गई या फिर मायके जाना ही छोड़ दिया? देखेंगे इस कहानी के अगले भाग में।